हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। मैं शैलेश सर और आज आपको बताएंगे कोविड-19 महामारी के कारण यूपी बोर्ड द्वारा किए गए सिलेबस में 30% की कटौती के बाद क्या क्या निकाल दिया गया, जो कि इस समय आप सभी छात्र छात्राओं को पढ़ना होगा। तो हम बात करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान की कि इसमें से 30% कटौती में क्या क्या काटा गया, यानी कि क्या क्या बच्चों को अब नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इकाई 1 की बात करें, जो कि ठोस अवस्था है। तो इस इकाई से अब आपको विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण और धातुओं का बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक तथा एन और पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में नहीं पढ़ना है, यानी कि विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का यह आपको नहीं पढ़ना है। धातुओं का बैंड सिद्धांत, यानी कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक की परिभाषा दी जाती थी, यह भी नहीं पढ़ना है। साथ ही एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक होते थे, इनको भी हमको नहीं पढ़ना है। और जो इकाई 1 हमारा होगा ठोस अवस्था, वह 5 नंबर का होगा। तो आप मेहनत से अच्छे से मन लगा के पढ़िए। अब बात करते हैं इकाई 2 यानी कि विलयन चैप्टर का। तो विलयन चैप्टर से अब आपको असामान्य आणविक द्रव्यमान और साथ में वान ठाप गुणांक को नहीं पढ़ना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं उन सभी को पढ़ना है, बस असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान ठाप गुणांक को नहीं पढ़ना है। अब यदि बात किया जाए इकाई 3 से, यानी कि वैद्युत रसायन होगा, इस चैप्टर से आपको वैद्युत अपघटन के नियम यानी प्रारंभिक विचार को नहीं पढ़ना है। शुष्क सेल के बारे में नहीं पढ़ना है। वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, इनको भी नहीं पढ़ना है। सीसा संचायक सेल और ईंधन सेल भी नहीं पढ़ना है। साथ में संक्षारण भी नहीं पढ़ना है। यदि हम बात करें इकाई 2 यानी कि विलयन से कितने नंबर पूछे जाएंगे, तो विलयन से पूरे 7 नंबर पूछे जाएंगे। और इकाई 3 यानी कि वैद्युत रसायन से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिकों को छोड़ के बाकी टॉपिक आप अपना पढ़ते रहिए, कंटिन्यू कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि अब आप ला सकते हैं 90% आराम से, क्योंकि आपका सिलेबस भी हल्का हो गया है। जितने भी हार्ड टॉपिक थे उनको बाहर कर दिया गया है, आसान आसान टॉपिक रखे गए हैं। तो आप मेहनत कीजिए। चलिए हम देख लेते हैं इकाई 4 की बात करते हैं, जो कि है हमारे पास रासायनिक बलगतकी। यानी रासायनिक बलगतकी में आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा नहीं पढ़ना है। जिससे कि संघट्ट सिद्धांत होता था तो क्या होता था, अभिकारक से उत्पाद बनते थे, इसमें नहीं पढ़ना। यानी कि प्रारंभिक परिचय और गणितीय विवेचना इसका नहीं पढ़ना है। बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना होगा। साथ में आपको सक्रियण ऊर्जा नहीं पढ़ना है, आर्हेनियस समीकरण नहीं पढ़ना है। और ये जो चैप्टर होगा इकाई 4 आपका होगा, इससे आपसे पूछा जाएगा पूरे 5 नंबर का। तो आप अच्छे से इसको भी तैयार कीजिए। अब यदि हम बात करें इकाई 5 की, तो इकाई 5 में पृष्ठ रसायन होगा, जो कि इकाई 5 से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो उत्प्रेरक के बारे में नहीं पढ़ना है। और उत्प्रेरक में आपको समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में नहीं पढ़ना है। साथ में आपको सक्रियता और रासायनिक श्रेणी के बारे में भी नहीं पढ़ना है। यानी कि जो सक्रियता और चयनात्मक एंजाइम होते थे, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। उत्प्रेरण में पायस भी नहीं पढ़ना है, एंजाइम उत्प्रेरण को भी नहीं पढ़ना है, पायस के प्रकार को भी नहीं पढ़ना है। और ये जो चैप्टर आपका होगा, यह आपका होगा टोटल 5 नंबर का, इससे भी पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें इकाई 6, जो कि हमारे पास है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, तो इस चैप्टर को आपको पूरा हटा दिया गया है। यानी कि आपको रसायन विज्ञान में इकाई 6 यानी कि तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत को पूरा नहीं पढ़ना है, इसको पूरा हटा दिया गया है इस बार सिलेबस में।
अब बात करते हैं इकाई 7 की। तो इकाई 7 में आता है हमारा पी ब्लॉक का तत्व, और यहाँ से हमें 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पी ब्लॉक तत्व में हम पढ़ते थे वर्ग 15 के तत्व, 16, 17 और 18 के तत्व पढ़ते थे। यहाँ से भी कुछ निकाला गया है। तो वर्ग 15 के तत्व में आपको नहीं पढ़ना है, वह है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में नहीं पढ़ना है, उसकी केवल संरचना को नहीं देखना है। फास्फोरस को नहीं पढ़ना है, उसके अपरूप को नहीं पढ़ना है। फिर फास्फोरस के यौगिकों को नहीं पढ़ना है, जैसे फास्फिन हैलाइड हुआ, FeCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इनका निर्माण गुण नहीं पढ़ना है। साथ में ऑक्सी अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ आपको पहले की ही तरह कंटिन्यू करना है। तो इसमें आप अपना मेहनत करते रहिए। अब चलते हैं इसी पी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 16 के जो तत्व हैं उनमें से आपको क्या हटा दिया गया है, क्या उसमें से नहीं पढ़ना है। तो उसमें से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन नहीं पढ़ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक स्तर पर निर्माण नहीं पढ़ना है, जिसमें शीर्षकक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण आता था, संपर्क विधि से आता था, ये सब आपको अब नहीं पढ़ना है। अब इकाई 8 की बात करें तो इकाई 8 में आता है हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इस डी और एफ ब्लॉक के तत्व में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो K2Cr2O7 और KMnO4 का निर्माण और गुण नहीं पढ़ना है। फिर इसमें आपको लैंथेनाइड्स से रासायनिक अभिक्रियाशीलता को नहीं पढ़ना है, और एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो अब आपका सिलेबस एकदम कम कर दिया गया है, जितने भी हार्ड टॉपिक थे उनको बाहर कर दिया गया है कोविड-19 के कारण, यानी कि इस कोविड-19 के कारण आपका सिलेबस एकदम हल्का। तो आप थोड़ा भी मेहनत अगर करते हैं तो आप 90+ कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से और 90+ स्कोर लाने का प्रयास कीजिए पूरा। अब बात कर लें कि जो पी ब्लॉक के तत्व तो हम लोगों ने देख लिया। डी और एफ ब्लॉक के तत्व की हम बात कर रहे थे। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व यानी कि यहाँ से आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर अगले इकाई की तरफ चलें, जो कि होगा हमारा इकाई 9, उपसंयोजक यौगिक। तो उपसंयोजक यौगिक से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको उसमें उपसंयोजक यौगिकों की जो समायोता थी, इसकी समायोता में 2 प्रकार की समायोता थी, एक आपको संरचना समायोता और एक त्रिविम समायोता। इनको नहीं पढ़ना है। बहुत ही खुशी की बात है, आपको संरचना और त्रिविम समायोता एक को नहीं पढ़ना है। साथ में उपसंयोजक यौगिकों के धातुओं का निष्कर्षण भी नहीं पढ़ना है, इसका गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसंयोजक यौगिकों का क्या महत्व है, इन टॉपिक को भी नहीं पढ़ना है। तो देखिए आपका टॉपिक कितना कम कर दिया गया, यानी कि 30% कटौती आपके लिए एकदम आसान हो गया, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इस चैप्टर से यानी कि उपसंयोजक यौगिक से आपसे पूरे के पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इकाई 10 की, जो कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन है। और इस चैप्टर से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो इसको भी देख लेंगे। और यहाँ से आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियान और डीडीटी, यानी कि इन सब के उपयोग और इनके पर्यावरण पे क्या प्रभाव हैं, इनको नहीं पढ़ना है। ध्यान देंगे, सिर्फ आपको उपयोग नहीं पढ़ना है और पर्यावरण पर प्रभाव को नहीं पढ़ना है, बाकी इनका निर्माण, इनका रासायनिक गुण, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेहनत करते रहिए। अगला जो चैप्टर हमारे पास है इकाई 11 होगा, जो कि चैप्टर का नाम होगा एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो एल्कोहल, फिनाल और ईथर से भी आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। और इसमें से आपको क्या निकाला गया है, तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग, यानी कि मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग को नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है इसमें।
अब आप देख रहे हैं इकाई 11 के बाद इकाई 13 दे दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इकाई 12 भूल से छूट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा खुश मत होइएगा। इकाई 12 जो आपका था वह क्या था, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह आपको पूरा चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें कोई भी टॉपिक इससे बाहर नहीं किया गया है। इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है। यानी किस चैप्टर को, इकाई 12 को आपको पूरा पढ़ना है, जो कि है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब चलते हैं इकाई 13 जो कि 4 नंबर से पूछा जाएगा, और यह है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यहाँ से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में नहीं पढ़ना है। और इसी में इम्पोर्टेंट हेडिंग रहता था पहले, डाइयोजोनियम लवण का निर्माण करना, रासायनिक अभिक्रिया उसकी और उसका कार्बन रसायन में संश्लेषण में क्या महत्व है। तो इस बार आपको डाइयोजोनियम लवण को एकदम ही नहीं पढ़ना है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड और डाइयोजोनियम लवण के निर्माण के बारे में एकदम आपको नहीं पढ़ना है। अगला बात करते हैं अगली इकाई 14 की। तो इकाई 14 जो है वह है हमारे पास जैव अणु। तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या निकाला गया है आप देख सकते हैं, जो कि ओलिगोसैकेराइड है, जिसके अंतर्गत सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आता है, और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। इनके महत्व के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि ओलिगोसैकेराइड का निर्माण आपको पढ़ना है, बस आपको इसका महत्व नहीं पढ़ना है। इसके रासायनिक गुण को पढ़िए, इसका निर्माण कैसे किया जाता है पढ़िए, बस इसके महत्व को नहीं पढ़ना है। फिर आपको एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ हार्मोन जो है, हार्मोन में आपको प्रारंभिक विचार को नहीं पढ़ना है, संरचना छोड़कर। मतलब संरचना आपसे पूछा जाएगा, हार्मोन की संरचना आपसे पूछा जा सकता है, तो हार्मोन की संरचना अवश्य पढ़िएगा। साथ में आपको विटामिन के बारे में नहीं पढ़ना है, यानी कि विटामिन का वर्गीकरण क्या है और विटामिन के कार्य क्या हैं, इनके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। और यह जो चैप्टर होगा जैव अणु, यह आपसे 6 नंबर में पूछा जाता है। और इसके बाद यदि हम बात करें अगले चैप्टर में, यानी कि इकाई 15 जो कि बहुलक है, इस चैप्टर को भी पूरा हटा दिया गया। सबसे खुशी की बात, बहुलक चैप्टर आपके सिलेबस से एकदम हटा दिया गया। इस तरह से आपको बहुलक के बारे में एकदम नहीं पढ़ना है। और साथ में जो आपका चैप्टर 16 है, इनकी दैनिक जीवन में रसायन, इसको भी पूरा हटा दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में कितनी कटौती हो चुकी है। यानी कि 3 चैप्टर रसायन विज्ञान से आपके एकदम पूरा हटा दिया गया। जो कि पहला आपका क्या है, पहला जो इसमें से हटाया गया वह है आपका हटाने में सबसे जो पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो तत्वों के निष्कर्षण एवं धातु कर्म का जो चैप्टर था वह हटा दिया गया। उसके बाद आपको क्या बताया गया, बहुलक का जो चैप्टर है इसको भी पूरा हटा दिया गया। इसके बाद आपको दैनिक जीवन में रसायन, इसको भी पूरा हटा दिया गया। यानी कि 3 चैप्टर पूरे रूप से क्या हो गए, समाप्त कर दिए गए। 16 चैप्टर थे, 16 से 3 निकल गए, यानी कि बचे 13। अब इन 13 में भी आप देखिए, आपको बताया गया किन किन टॉपिकों को निकाला गया। यानी कि एकदम आपका सिलेबस आसान हो चुका है। आसानी से आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। कुछ स्वयं से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, स्टडी कीजिए, 90+ लाइए। आपके लिए सुनहरा मौका है, तो आप लेट ना करें, आप अच्छे से मेहनत करें और इसको अच्छे से पढ़ें। तो यह था हमारा यूपी बोर्ड कोविड-19 के कारण कम हुए सिलेबस का विवरण। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, फिजिक्स के सिलेबस को लेकर आते हैं, उसमें क्या क्या कटौती है उसको भी देख लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।